हमारे इस अर्थ पे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स 118 है लगभग। ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट शायद येट टू बी डिस्कवर्ड है। आप लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल जरूर देखा होगा। और इस पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ चीजों को रेड से मार्क कर दिया और कुछ चीजों को ऑरेंज से, और कुछ चीजें एज इट इज ब्लैंक छोड़ दी है। देखो, जिन भी चीजों को मैंने रेड से मार्क किया दे आर ऑल मेटल्स। जिन भी चीजों को मैंने ऐसे मार्क किया दे आर नॉन मेटल्स, और यहाँ पे कुछ सेमी मेटल्स मैंने छोड़ दिया। और तुम इसकी बात करोगे तो का हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बाय द वे, बट यहाँ पे बीच में आता है कहीं पे, तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और हमें इन दोनों के बारे में, और सेमी मेटल्स भी होते हैं बाय द वे, इस चैप्टर में हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। स्वागत है आप सबका जोर शोर सीरीज में। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस और सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड स्टूडेंट्स, ये जो जोर शोर सीरीज है, इसमें हम सीबीएसई क्लास 10 के टर्म 1 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर के बारे में, फ्रॉम योर सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 एग्जामिनेशन। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। आप मेरे लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो, वहां पे भी रिवीजन ले रहा हूं मैं, और काफी सारे पोलिंग सेशन ले रहा हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक मेटल का फोटो दिखा रहा हूँ जिसका नाम है कैल्शियम। यहाँ पे एक नॉन मेटल है जिसका नाम है सल्फर। अब कैल्शियम और सल्फर देख करके आपने कुछ तो चीजें ऐसे ध्यान देकर अगर आप देखो तो कुछ तो चीजें आपके समझ में आएगी। जैसे कि कैल्शियम थोड़ा चमक रहा है, सल्फर यार चमक नहीं रहा, और येलो कलर का, याद रखना, ठीक है, काम आएगा। ओके, इसके बाद मैं तुम्हें एक मान लेते हैं कि एक और मेटल दिखाता हूँ, सोडियम। तो सोडियम आपको दिख रहा होगा, काफी सॉफ्ट सा है, लेकिन ये थोड़ा सा चमक रहा है। और अगर आप ऑक्सीजन को आसपास देखोगे तो नहीं चमकता, राइट? ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल बाय द वे। फिर अगर मैं लीड देखता हूँ, लीड तो वो भी थोड़ा सा चमकता है, थोड़ा सा अलग सा ही होता है। क्लोरीन को देखता हूं तो शायद वो नहीं चमकता। शायद तुमने क्लोरीन देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। बट मेरा बोलना ये है कि देयर आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आप अनअकैडमी के इमोज को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक ऑल इंडिया टेस्ट है फॉर सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलता है। ये वीकली टेस्ट हो रहा है और ये पूरी तरीके से अलाइंड है सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से। और टॉपर्स जो होंगे उनको फीचर किया जाएगा अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। बच्चों, ये सैटरडे को होता है और संडे को होता है। सैटरडे को आपको साइंस का होगा और संडे को आपका मैथ्स का होगा। और आप इसमें एनरोल करने के लिए कोड यूज कर सकते हो SJ Live 11। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, 5 से साढ़े 6 बजे तक। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो नॉर्मली जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। क्यों? वाई मेटल्स आर सॉलिड? क्योंकि मेटल्स के अंदर के जो इस तरीके के आयंस होते हैं ना, वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़ा कम होता है। दैट्स द रीजन कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। यही रीजन है कि मेटल्स हार्ड भी होते हैं। देखो, कुछ एक्सेप्शन तो होना ही होना है। तो जैसे कि नॉर्मली मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, नॉर्मली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड गैलियम। तो मर्क्यूरी और गैलियम मेटल्स हैं, बट दे आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये बात को याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों, एक सवाल है जिसका तुम जवाब बताओगे, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट गैलियम, मर्क्यूरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका तुम नीचे कमेंट करके आंसर बता सकते हो, मुझे बढ़िया लगेगा। अगला क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी साथ ही साथ देख लेते हैं, कंपेयर करके देखेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, बट इट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एंड फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तुम्हें आंसर पता है, अभी अभी बताया, तुम्हें नीचे कमेंट करना है। ठीक है, चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगला जो है मेटल्स का, वो है लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, चमकना। तो जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर शाइनी। जैसे अगर आप गोल्ड को देखोगे, ठीक है, तो गोल्ड क्या होता है, चमकता है। अगर आप सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर क्या होता है, चमकता है। ठीक है। बट अगर आप एक्सेप्शन की बात करोगे तो हालांकि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, अ नॉन मेटल आयोडीन इज शाइनी। ये जो आपका आयोडीन है ये एक नॉन मेटल है, बट ये भी मेटल की तरह चमकता है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। There's a question that is a non-metal but it shines like metal। तुम बोलोगे भैया बता रहे हो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपको बताने के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। चलो,
फिजिकल प्रॉपर्टी जो अगली होती है वो होती है डक्टिलिटी। शायद फोटो देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे पास एक मेटल का वायर है और उसको मैं मेटल है जिसको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। नीचे डेफिनेशन भी लिखा है, तुम पढ़ सकते हो। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम उसको एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो भी आपको आसपास के वायर दिख रहे होंगे, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये ऊपर वायर है, ये वायर है, दिस आर ऑल ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मूविंग फॉर द स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और होता है मिलियाबिलिटी। मिलियाबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें ये फोटो देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी मेटल को लेकर के उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, मेलियाबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। मेलियाबिलिटी क्या है, किसी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट, जिसके कारण उसको हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे होता है, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, ठीक है, हार्ड भी नहीं होते, ठीक है, दे आर लाइक सॉफ्ट होता है कई कई बार केसेस में, एंड दे आर नॉट दैट हार्ड एक्चुअली नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ये बात याद रखना। चलिए, अगला जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो है कंडक्शन ऑफ हीट। जो आपके मेटल्स होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर लाइक गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ ना, तो इसका हीट ऐसा बाहर निकलेगा और मुझे दिखेगा, राइट। अगर मैं छूता हूँ तो मुझे चटका लगेगा, तो मेटल्स आर नॉर्मली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मूविंग फर्दर बच्चों, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और बात करूं मैं, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम बोलोगे भैया जो अगर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो नॉन मेटल्स आर मोस्टली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बात याद रखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगला मैं बात करता हूँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हीट का गुड कंडक्टर है उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी जो मेटल्स होता है ना, वो नॉर्मली गुड कंडक्टर होता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक नॉन मेटल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉन मेटल डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक मेटल डाल दिया। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं स्विच चालू करता हूँ तो कौन सा बल्ब ग्लो होगा? ऑफकोर्स तुम बोलोगे मेटल वाला ग्लो होगा भैया, राइट, क्योंकि मेटल वाला क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ की नॉन मेटल्स होता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट को छोड़ करके। अब जो तुम्हारे मेटल्स होते हैं नॉर्मली हार्ड होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्योंकि जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो इसके लिए मेटल्स कैसे होते हैं, नॉर्मली तुम्हारे हार्ड होते हैं। दैट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये आपको कमेंट करना है कि क्या वो गोल्ड है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो कैल्शियम है, क्या है वो सोडियम है। सबसे ज्यादा डक्टाइल नॉन मेटल कौन सा है, ये कमेंट करके बताना। मूविंग फर्दर बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्ड, हमने कहा कि मेटल जो नॉर्मली हार्ड होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, बेसिकली जो आप बोलते हो कि अल्काली मेटल्स, ठीक है, आपके अल्काली मेटल्स, ये जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, मतलब ये केक की तरह होते हैं, इसको आसानी से आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है, तो आप इनको आसानी से काट सकते हो, दे आर लाइक केक, दे आर वेरी सॉफ्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सोडियम एंड पोटेशियम इज एन एक्सेप्शन टू हार्डनेस ऑफ द मेटल। मूविंग फर्दर बच्चों, मेटल जो नॉर्मली होते हैं दे आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं अगर उसको तुम किसी चीज के साथ ऐसे स्ट्राइक करोगे तो आवाज करेगा टंग। मेटल्स आर नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स आर नॉर्मली सोनरस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। आई रियली होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला केस तो समझ में आ गया होगा। लाइक इस चैप्टर में से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को रिड्यूस कर दिया गया, तो हमें यही सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो एकदम बेफिक्र होकर पढ़ो। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अनअकैडमी के ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में। बच्चों ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये फ्री क्लासेस होता है, ठीक है, दीज आर द फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जैसे यहाँ पे आप अभी ये फ्री क्लास देख रहे हो यूट्यूब का, उसी तरीके अनअकैडमी का एक फ्री क्लासेस है। यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको लाइव पोल्स मिलते हैं, तो आप पोल्स को आंसर कर सकते हो ABCD करके। फिर आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आप कौन से पोजीशन में हो। साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन टैब है, इस क्वेश्चन टैब में डाल करके आप अपना क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हो, या फिर एक आप इमेज भी अटैच करके सेंड कर सकते हो, और वो एजुकेटर को दिखेगा एंड एजुकेटर आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा। हाउ टू ज्वाइन अन अकेडमी स्पेशल क्लास, इट इज वेरी सिंपल। सिंपली आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना नंबर वगैरह डाल करके आपको साइन अप कर लेना। वंस डन विद द साइन अप, आपको चूज करना है कि आप CBSE क्लास 6 to 12 में हो, जो कि आप हो, एंड फिर आपको क्लास 10 चूज करना है, CBSE क्लास 10 चूज करना है। फिर आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आपकी कौन सा लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश में, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। बच्चों ये जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे क्लासेस के, उनमें से किसी भी क्लास पे आकर के आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपसे एक कोड पूछा जाता है कि भाई ये कोड बताओ, तो आप डाल देना SJ Live 11, ये वाला कोड आप डाल देना एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो दिस वाज अबाउट अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये चैप्टर काफी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें रिड्यूस्ड हो गई। ये वाला जो एक लाइन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। अब मुझे नहीं पता क्यों लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लगना तो नहीं चाहिए, बट अभी हम इसको इजी बनाएंगे। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम क्या करेंगे, हम तीन चार चीजें करके देखेंगे और हमें पता करना है कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम तीन चार चीजें करके देखेंगे और हमें ये पता करना है कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आग में जला सकते हैं, पानी में डुबा सकते हैं, दूसरे एसिड के साथ लड़ा सकते हैं, या फिर किसी और मेटालिक सॉल्ट के साथ उसको रिएक्ट करके देखेंगे। मेरी बात को एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो पहला वाला देखते हैं। मेटल को हम जलाएंगे अब, ठीक है। तो मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल को जब मैं एयर में बर्न करूंगा तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मुझे रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाली बात करनी है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास मान लो कि एक मेटल है। इस मेटल को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे मेटालिक ऑक्साइड मिल जाता है। मुझे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बच्चों बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं। इन सारे मेटल्स को मैं जला के देखता हूँ, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम वैसे नहीं जलाना है हमें, ठीक है। तो देखो, अगर सोडियम जो है मेरे पास, ठीक है, बैलेंसिंग पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी। जो हमारे पास सोडियम है उसको जब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मुझे सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। वैसे सोडियम को जैसे ही मैं ऑक्सीजन के सामने लाऊंगा, सोडियम में अचानक से आग लग जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि सोडियम को मैं कहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ, मैं सोडियम को रखता हूँ केरोसिन में, ठीक है। केरोसिन में स्टोर करके रखता हूँ स्टूडेंट्स। तो सोडियम जो होता है और पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और सोडियम और पोटेशियम में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो है पोटेशियम। बाय द वे, पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव कुछ है, गूगल करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो देखो, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं मैंने कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर ये सोडियम ऑक्साइड हो सकता है कि आगे पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। अब देखो, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें अभी आगे जाकर के पता चलने वाला है। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसको आप जो भी तरीके से याद कर सकते हो कर सकते हो। करीना ने मांगा काजू बर्फी, ऐसे कुछ लोग याद करते हैं, ठीक है। अपने अपने तरीके से लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे जो टॉपिक है रिएक्शन विथ वाटर, उसको मैं दिखाता हूं आपको कि हमें रिएक्शन विथ वाटर में एक्चुअली करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो आपके मेटल्स हैं उनको हम तीन तरीके से कराएंगे। अब मान लो कि हम किसी चीज को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे भैया ये वेरी रिएक्टिव है। हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। लेकिन मान लो कि कोई भी चीज ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसको गर्म पानी चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया ये रिएक्टिव है, ठीक है। ये रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव नहीं है बट ये रिएक्टिव है। लेकिन अगर कोई भी चीज मान लो ठंडे पानी के साथ नहीं करता है, गर्म पानी के साथ भी नहीं करता है, उसको रिएक्ट करने के लिए वेपर चाहिए, स्टीम चाहिए। अब मान लो ठंडा पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, ठीक है, समथिंग ये भी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होगा, लेकिन जो वेपर होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, प्लस होगा, ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई चीज रिएक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या है, ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, ये काफी कम रिएक्टिव है, इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। समझ में आया। तो देखो, अगर कोई भी चीज ठंडे पानी से कर रहा है मोर रिएक्टिव, अगर वेपर से कर रहा है हम बोलेंगे लेस रिएक्टिव, और इन बिटवीन है गर्म पानी के साथ तो हम बोलेंगे मॉडरेटली कहीं रिएक्टिव है। अब देखो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सोडियम जो होता है तुम्हारा, जो पोटेशियम होता है, उसको अगर तुम पानी में डालोगे फुट करके आग लग जाएगा। मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव। ये कोल्ड वाटर है, क्या है ये कोल्ड वाटर के साथ ही सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर जाता है, तो हम बोलेंगे वेरी रिएक्टिव। तो ये जैसी सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालोगे आग लग जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, देखो कि सोडियम वाटर में डाला, ठीक है, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट निकलेगा, ठीक है। तो देखो, मेटल वाटर में जब डालोगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और वाटर। अब यही हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आग लगा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पोटेशियम को जब तुम पानी में डालोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और हीट, और यही हाइड्रोजन के कारण क्या होता है, आग लग जाता है।
बट बच्चों जो कैल्शियम है तुम्हारा, ठीक है, जो कैल्शियम है उसको जब तुम पानी में डालते हो तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, कैल्शियम पानी पे तैरना शुरू कर देता है इस तरीके से। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब तुम कैल्शियम को पानी में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे चारों तरफ बबल बना रहा है, जिसके कारण ये कैल्शियम फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। अभी ये सारी चीजें कोल्ड वाटर से हो गई, देखो सोडियम तुम्हारा कोल्ड वाटर से हो गया, पोटेशियम तुम्हारा कोल्ड वाटर से हो गया, और मैग्नीशियम, कैल्शियम भी तुम्हारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो तुम्हारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इसी तरीके से जैसे कैल्शियम ने किया बबल वगैरह फॉर्म करके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मोर रिएक्टिव है क्योंकि ठंडे पानी के साथ ही कर लिए, और ये थोड़ा कम रिएक्टिव है कंपेरेटिवली, राइट, कंपेरेटिवली कम है क्योंकि हॉट वाटर चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए। ना बच्चों कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मेरी बात फिर से सुनना, ये वो मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। हमने क्या देखा कि जो हमारा पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम जो है उसको क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, मगर ये वाले ना तो कोल्ड से करते हैं ना तो हॉट से करते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है वेपर के साथ, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, इस चीज को बहुत आसानी से अच्छे से याद रखना क्योंकि ये जरूरी है कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये जो है तुम्हारे रिएक्ट कर जाते हैं स्टीम के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दिस रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नाम याद रखना है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। क्या नाम है इनका, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। देखो रिएक्शन दिखाता हूं मैं तुम्हें। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे हैं, Al2O3, Fe2O4, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ये थोड़े से प्यारे से रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसको थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब जो तुम्हारा लीड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, वो डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ना ही ये वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम एसिड के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे। तो अब हम एसिड के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। तो देखो मेटल को जब हम एसिड में डालते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। अगर तुम्हें एसिड बेस्ड सॉल्ट वाला चैप्टर याद होगा, ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन किया था, मेटल को हमने एसिड में डाला, नॉन मेटल को हमने एसिड में डाला, ठीक है। तो मेटल जब हम एसिड में डालते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो चलो एक काम करते हैं, डाल के देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट थे, एयर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, दे आर आल्सो रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर। तो इनको हम एसिड में डालने की गलती नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल HCl इज द एसिड, तो इसको हम एसिड में डालने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि धमाका हो सकता है और ये नॉट अलाउड है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाला, तो जैसे कि आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होता है, इनको अगर तुम डालते हो एसिड के अंदर, HCl के अंदर, तो जैसे कैल्शियम कैसे फ्लोट कर रहा था कोल्ड वाटर के ऊपर हाइड्रोजन फॉर्म करके, मैग्नीशियम कैसे फ्लोट कर रहा था हॉट वाटर के ऊपर, सिमिलरली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को जब तुम इसमें डालते हो, HCl में डालते हो, एसिड में डालते हो, तो इस तरीके से फ्लोट करते हैं। रीजन क्या है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक को जब तुम एसिड में डालते हो तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इनको इस तरह से फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो देखो एग्जांपल के लिए हम दो रिएक्शन देखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स में एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब कैसे याद रखोगे, MgAlZnFe, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज था देखो यहाँ पे, ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद कर लोगे तो सब अपने आप याद हो जाएगा, सब तो अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखो MgAlZnFe, समझ में आया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का इतना सा पार्ट है वो। तो ये अगर पूरा याद कर लोगे अपने आप हो जाएगा, लास्ट में तुम्हें मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। पूरा वीडियो देखो, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ओके गॉट इट।
चलो, तो यहाँ तक हो गया। बट अब बच्चों अगर कॉपर की मैं बात करूँ ना, आई टॉक अबाउट कॉपर, तो कॉपर को अगर मैं HCl के अंदर डालता हूँ तो कॉपर सीधे जाके ऐसे बैठ जाता है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो बबल बम फॉर्म करके तैरता नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कॉपर को मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे किसी एसिड के साथ लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपर को HNO3 में डाल के देखा, जो कि नाइट्रिक एसिड है। तो कॉपर को जब मैं नाइट्रिक एसिड में डालता हूँ तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकला, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि HNO3 जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने बहुत सारा ऑक्सीजन दे दिया। गॉट इट। और ऐसे भी जो HNO3 वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के प्रपोर्शन में मिलाने के बाद, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 के प्रपोर्शन में मिलाने के बाद आपको एक चीज मिलता है जिसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। 3:1 का प्रपोर्शन है, याद रखना। एक्वा रीजिया कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये इतना corrosive liquid होता है, it is a very highly corrosive liquid that it can even dissolve gold and platinum, so याद रखना aqua regia। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल। ये वाला रिएक्शन कोई और रिएक्शन नहीं, दिस इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको आता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक प्रकार है, तो ये आपको ऑलरेडी आता है, तो थोड़ा सुन लेना। ठीक है, अब बच्चों तुम ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास एक मेटल ए है और उसको तुम सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मेरा सवाल है। तो देखो, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ए, ये जो तुम्हारा मेटल ए है, उसकी रिएक्टिविटी अगर ज्यादा हुई, तो वो मेटल बी से, जो आपका मेटल बी है यहाँ पे, इसके से अगर ज्यादा हुई, तो वो क्या कर देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी बना देगा और इसको बाहर निकाल देगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है ना, उसकी जगह सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बना देगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो क्या मैं ऐसा वाला बोल सकता हूँ कि भैया ए प्लस बी सी है, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इसमें मुझे मिल रहा है ए सी प्लस बी को बाहर निकाल दिया। तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। अभी देखते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बच्चों, मैंने क्या किया, एक स्टैंड लिया और उसके अंदर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब डाले, और इन टेस्ट ट्यूब में मैंने लिक्विड डाला, एक में आयरन सल्फेट डाला और एक में कॉपर सल्फेट डाला। आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फिर मैंने आयरन लिया और मैंने कॉपर लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आयरन सल्फेट वाले में मैं कॉपर डाल देता हूँ, कॉपर सल्फेट वाले में मैं आयरन डाल देता हूँ। मैंने उल्टा किया। ठीक है, जिसमें मेरे पास आयरन सल्फेट था उसमें मैंने कॉपर डाल दिया, जिसमें कॉपर सल्फेट था उसमें मैंने आयरन डाल दिया। अब बच्चों होता क्या है कि जब कॉपर सल्फेट वाले में देखो, आयरन सल्फेट था ना, उसमें मैंने क्या डाला, कॉपर डाला। ये आयरन सल्फेट है, FeSO4 है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये Fe डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो एक रिएक्शन होगा। ठीक है, और बट वहां पे कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, तो मैं कहूंगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर की क्या मजाल कि वो आयरन को निकाल दे। बट यही चीज अगर मैं उल्टा करता हूँ, कि अगर मैं कॉपर सल्फेट में आयरन डाल देता हूँ, कॉपर सल्फेट में आयरन डाल देता हूँ, आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर की क्या मजाल की वहां पे टिक जाए, कॉपर इज लाइक बाहर, समझ रहे हो, और FeSO4 बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये ज्यादा रिएक्टिव है जिसने एक कम रिएक्टिव को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे आ गया। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यही वो रिएक्शन है जो आप पढ़ते हो ना, ये वाला रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, एक मेटल का रिएक्शन सॉल्ट ऑफ अदर मेटल के साथ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी तुमसे पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लेना इसको। चलिए, अब बात करते हैं कि भैया ये सब बोलने का पॉइंट क्या था, इतना सारा रिएक्शन बताने का। तो पॉइंट ये था कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी और ये नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे याद रखा था कि पीओ, पोटेशियम को मैंने याद रखा था कि एक पुलिस वाला है। ठीक है, मैं याद करा रहा हूँ तुमको, याद रखो, एक पुलिस वाला है जो सो रहा था, ऐसो सोडियम याद आएगा मुझे, और अचानक से लाइट चली गई और उसको एक कॉल आया। यहाँ तक याद हो गया, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। एक पुलिस वाला था जो सो रहा था, अचानक से लाइट चली गई और उसको एक कॉल आया, और उसको धमकी मिलती है कि अगर अपने मैंगो की रक्षा करने चाहते हो तो सारे आलूओं को हमारे हवाले कर दो, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगर अपने मैंगो की रक्षा करना चाहते हो तो सारे आलूओं को हमारे हवाले कर दो, मैंगो एंड एल्यूमिनियम। तो वो पुलिस वाला जो था, ठीक है, उसने बोला, हंसने लगा और बोलता कि भैया मेरे पास एक जिन है जो आयरन के डंडे से तुम्हें इतना मारेगी और तुम्हें टीन के डब्बे में बंद कर देगी, और उसके ऊपर मैं लीड के पेंसिल से लिख दूंगा, क्या लिखूंगा बात की बात है। तो क्या हुआ, धमकी आया, कॉल आया कि अपने मैंगो की रक्षा करना चाहते हो तो सारे आलू को हमारे हवाले कर दो। तो पुलिस वाला हंसने लगा, बोलता है कि भाई मेरे पास एक जिन है जो तुम्हें आयरन के डंडे से मार मार के टीन के डब्बे में बंद कर देगी और उसके ऊपर लीड के पेंसिल से लिख देगी। ठीक है, कि कॉप, इस पुलिस वाले का नाम था मर्क्यूरी, तो कॉप मर्क्यूरी
वो शख्स है, ठीक है, कॉप मर्क्यूरी वैसे वो शख्स है जिन्होंने ओलंपिक्स में पहले सिल्वर और फिर अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल तक की प्राप्ति की थी। अच्छा, थोड़ा सा बकवास सा कहानी लग रहा है, बट तुम इसको दो चार बार लिखोगे, याद करोगे तो हो जाएगा। मैं मेरे तरीके से लर्न करता हूँ, आपकी आपकी इच्छा कि आप कैसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेटल्स का और का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, मतलब जैसे कि रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों हो चुके हैं। अब मैं तुम्हारे साथ फेस्टिव सीजन ऑफर शेयर करना चाहता हूँ, जिसके तहत अगर आप एक 12, 15 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट 4 मंथ एक्स्ट्रा एंड 4 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। अगर तुम 24, 36, 48 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू विल गेट 6 मंथ एक्स्ट्रा एंड 6 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। और अगर तुम 60, 70 टू 84 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 8 मंथ एक्स्ट्रा एंड 8 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। बचा पार्टी, तुम लोग मेरा ये कोड भी यूज कर सकते हो, SJ Live 11, और 10% का एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अब तक नहीं किया है। अनअकैडमी प्लस पे एक अच्छा सा फीचर है, दैट इज कॉल्ड एज रेज अ हैंड। इस रेज अ हैंड फीचर पे क्या होता है कि आप डायरेक्टली आकर के अपने एजुकेटर से अपने डाउट पूछते हो और अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर लेते हो, ठीक है, इन द क्लास। क्लास में आने के लिए, प्लस लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, SJ Live 11, एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस कमिंग, जैसे अगर आप क्लास 10 की बात करो तो देखो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग बैच आ रहा है मैथ्स और साइंस के लिए, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हरप्रीत सिंह सर है और संतोष चंद्रा सर है, जो आपके सारे डाउट साइंस और मैथ्स के क्लियर करेंगे। बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि हर मंडे को एक नया बैच आता है, ठीक है, हर मंडे को एक नया बैच आता है, तो तुम एक नए बैच में हमेशा जब भी आप लेते हो तो मंडे से एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप में से किसी के पास भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो एक कमाल का बेनिफिट और मिल जाएगा। वो है 1-to-1 लाइव होमवर्क हेल्प। इसमें क्या हो सकता है, आप डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स, आप क्लैरिफाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट, और लाइव मेंटरिंग भी पा सकते हो एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड फ्रॉम योर पर्सनल मेंटर, अगर आपके पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। बाय द वे, क्या होता है कि अगर आपके पास एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ पाते हो, साथ ही साथ आप इंटरैक्टिव क्लासेस में आते हो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पेजेस, कोर्सेस और पीडीएफ्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है, एट द एंड, मतलब नोट्स मिल जाता है। आइकॉनिक में भी ये सारी चीज आपको मिलती जरूर है, बट यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर। आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपके लाइव डाउट सॉल्व करता है, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर अलग से, डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर, इसके अलावा टेलीग्राम पे अलग से आपके लिए एक चैनल होता है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, 1-to-1 आपका डाउट क्लियर किया जाता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इफ यू आर गोइंग विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज टू गेट एडिशनल 10% का डिस्काउंट। एंड यहाँ पे डिफरेंट प्लान है बच्चों, यू कैन गो फॉर डिफरेंट प्लान आपको लेना है तो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है 12 मंथ्स एंड अबव, क्योंकि यहाँ पे ऑफर शुरू होते हैं यूजुअली, ठीक है, तो इतना तो तुम्हें लेना चाहिए अगर तुम्हें सच में पढ़ने की इच्छा है तो। एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो आप प्लस भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। एंड दिस इज द कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, ये हर केस में आपको 10% का डिस्काउंट जरूर देगा। एंड बच्चों, कोड ऑन अन अकेडमी प्लस आइकॉनिक टू गेट 10% डिस्काउंट, एंड लेट्स मूव फर्दर। अगर अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। बच्चों अब देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल, ठीक है, अगर आपको नॉन मेटल्स का मेटल्स के साथ रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड होता है। मतलब कि अगर आपके पास एक नॉन मेटल है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है, तो ये सोडियम क्या होता है, ये जो सोडियम है उसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो NaCl मिलता है, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। एक्चुअली सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज करता है, क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे गेन कर लेता है। तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, Na के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, और आपको मिलता है NaCl। देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, बात याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2,8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसके पास से, और इसके पास क्या हो गया, 2,8,8 7 था, देखो पहले 2,7,7 था, एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये आ गया। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके कारण इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, विच इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तुम पढ़ सकते हो। द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम 2 यूनिट्स, नेमली कैटायन एंड एनायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, कैटायन था, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो एनायन था, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। द कैटायन एंड एनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्योंकि कैटायन और एनायन अपोजिटली चार्ज था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव चार्ज था, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। डू यू नो दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन अ कंपाउंड and the magnitude of electric charge on in such positive and negative charge balance each other, बोल रहा है
कि जो कैटायन और एनायन के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होंगे, एंड दैट्स द रीजन कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और ये कंपाउंड जो होता है आयनिक कंपाउंड नॉर्मली कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल होता है। एज अ रिजल्ट ये हो गया। आयोनिक कंपाउंड सर क्रिस्टलाइन इन नेचर, आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं तुम्हारे, नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। अब यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड कुछ लिखा है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, द attractive force between the positively and negatively charged ions is strong and therefore ionic compound exist a solid state and are hard। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है अपोजिट चार्जेस के बीच में वो काफी स्ट्रांग होता है, और इसीलिए जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं। इसके अलावा देखो, द आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। नॉर्मली ये थोड़े से ब्रिटल होता है और इनको आसानी से आप प्रेशर अप्लाई करके तोड़ सकते हो। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी हाई होता है, मतलब दो चीजों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, दो चीजों के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। और उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब अगर उसको अवॉइड करना है तो बहुत लार्ज एनर्जी चाहिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जिसका मतलब है कि नॉर्मली जब आयनिक कंपाउंड होगा, ऐसे नमक मेरे हाथ में है तो उसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, लेकिन वही नमक को अगर मैं पानी में डाल देता हूँ तो क्या हो जाता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है, प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है, ये चार्जेस अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये चार्जेस है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। तो देखो, द आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। इन दिस स्टेट द आयंस कैन नॉट लीव द प्लेसेस। However, the fused molten state they can conduct electricity, and in this state ions are mobile। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मतलब जब वो फ्यूज स्टेट में होंगे या पानी में होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। तो देखो यहां तक मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, ठीक है, अबाउट मेटल्स। मैंने एक चीज नहीं बताया तुम्हें, नॉन मेटल्स के रिएक्शन। सो वो हम लोग हमारे स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे से प्यारे से रिएक्शंस है, दो चार रिएक्शंस है, वो मैंने नहीं बताया। बाकी मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब चैनल पे नए हो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। मेरे क्लास में आने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आपको एक कोड यूज करना है SJLive11, मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।